आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जियो पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चालू ही है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। कहीं पे प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं, कहीं पे देश जो है वो एक दूसरे से। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारत क्या करे, भारत का इन सब में स्टैंड क्या हो, तो वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं ये पूरे सिनारियो की मैप आप देख सकते हैं, तो ये तो ईरान रहा। हम इस क्यों बोल रहे हैं, देखिए इजराइल जो है वो इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वेस्ट एशिया में आपके ये सऊदी अरब हो गया, ये तो गल्फ कंट्री है ही है पूरी की पूरी। सऊदी अरब हो गया, येमेन हो गया। मैं पहले आपको एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा लेक्चर होगा, मैं किसी के इतिहास पे अब तो नहीं जाऊंगा, कई बार मैं बता भी चुका हूं, लेकिन समझिए कि जो सऊदी अरब है ये अमेरिका का एलाय है और इस्लामिक कंट्री का लीडर है। येमेन में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है। आधा एरिया जो है हुतीज ने यहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और हुतीज आपको पता है कि ईरान ने हुतीज को खड़ा किया है। लेबनान में अगर बात करते हैं तो यहां पे आपका हिजबुल्ला है जो सबसे पावरफुल मिलिशिया है इस समय का, ठीक है, जिसको अगेन ईरान ने खड़ा किया है। ईरान एक शिया नेशन है ना। अब देखिए ये बगल में ही है इजराइल, यहां पे चल रही है इजराइल हमास वॉर। 3 इशू पे बोला था कि इसमें वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है, यूक्रेन रशिया, इजराइल हमास और इंडिया पाकिस्तान। अब 3 में से 2 तो चल रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, नेटो डरा हुआ है। पहले तो हम इजराइल और इस पे ही आएंगे, ईरान और इजराइल। अब देखिए ये तो 7 अक्टूबर से 6 महीने हो गए हैं तो वॉर चल रहा है, लेकिन यहां पे बड़ी बात क्या है, इजराइल ने सीधा ईरान को टारगेट कर दिया है। ईरान ने, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान को टारगेट किया था, वो तो मामला शांत हो गया। किसी की एम्बेसी उड़ाना या किसी का कंसुलेट उड़ाना ना, ये सीधा उसके देश पे हमला होता है। तो अगर आप देखो तो ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया गया है। सीआईए ने यह कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करेगा। इजराइल और अमेरिका दोनों ही हाई अलर्ट पे हैं। अमेरिका ने ईरान को यह बोला है कि हमारे बेसेस मत उड़ाना, और ईरान ने अमेरिका को बोला है कि रास्ते से हट जाओ, अगर रास्ते में आओगे तो मारे जाओगे। यानी कि ईरान डेफिनेटली हमला करने वाला है। हर देश इस समय हाई अलर्ट पे है जो मिडिल ईस्ट में है, मतलब एक तरीके से डर का माहौल है। अब ईरान अगर अमेरिका के बेसिस पे हमला करेगा, क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया में अमेरिका क्या है, अमेरिका को वेस्ट एशिया चाहिए। क्यों चाहिए, एक तो ट्रेड के लिए चाहिए और दूसरा ऑयल के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। ऑयल जो है वो इन्हीं देशों से अमेरिका खरीदता है और इन देशों की प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिस भी बनाए हुए हैं ताकि चाइना का वर्चस्व या रशिया का वर्चस्व जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। पहले ब्रिटेन जो है वो देखता था कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, किसी के पास ज्यादा पावर ना है और एक देश का दबदबा और बाकी बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। अब जो है वही काम अमेरिका कर रहा है, ठीक है ना। चाइना का ऑलरेडी वेस्ट एशिया में हस्तक्षेप बढ़ गया है, ठीक है। ईरान सऊदी को टेबल पे ले आया भाई, जो कि नामुमकिन सा टास्क था, बट वो टेबल पे ले आया, है ना। तो अमेरिका को यह भी डर है। अब ईरान और अमेरिका की आपको पता है कि ये बचपन से दुश्मन है। 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है तब से अमेरिका की दुश्मनी है। तो अभी अमेरिका है। अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, राइट। ईरान के ऊपर यहां पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब जो या न्यूक्लियर जो है वो कुछ कर नहीं सकता, और देश जो है ईरान से ट्रेड नहीं कर सकते। ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है इस समय। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ईरान में, दिक्कतें हैं, सैंक्शन से दिक्कतें होती हैं, स्पेशली अगर अमेरिका लगाए। अब यहां पे अमेरिका का छोटा भाई है इजराइल, और अगर मान लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन कुछ भी मिला तो अमेरिका इजराइल को ये कहता कि मारो। इजराइल ने ईरान पे हमला किया, 7 जनरल्स मारे गए हैं, 7। ईरान के, आप समझ सकते हो, दिल पे चोट लगी है। ईरान को पता है कि हमको जवाब देना है। अब ईरान के साथ है कौन कौन, हिजबुल्ला खड़ा हुआ है। हिजबुल्ला ने ऑलरेडी, जो उनके हसरत लीडर है हिजबुल्ला का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी, मतलब यही मैसेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेगा, वो मैसेज जारी किया है कि ईरान अब इजराइल जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहे। हुतीस को खड़ा किया है, हुतीस का सपोर्ट है।
आप समझ रहे हो, हुतीस, इन सब को ईरान ने खड़ा किया है। यही हुतियों ने अभी क्या किया है कि ये जो ट्रेड होता था ना, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, रेड सी को ब्लॉक किया, वहां पे हमले हुए हैं, मुश्किल है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अगर अमेरिका कूदा इसमें, ईरान हमला करेगा, अमेरिका से बोला है दूर हट जाओ। अमेरिका ने ऑलरेडी इजराइल को ये बोला है कि देखो बेटा, बेंजामिन नेतन्याहू को ये वार्न किया है कि तुमको हमास को मारो तुम, लेकिन जो फिलिस्तीनी है, गाजा पट्टी में सिविलियंस है, उनको तुम मदद दो, बॉर्डर खोलो वरना फिर बचोगे नहीं तुम। सीधा सीधा अमेरिका ने इस बार इजराइल को बोल दिया। तो अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तो इजराइल को बिल्कुल ही अलग थलग छोड़ दिया जाएगा, और अगर ऐसा है तो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, और अमेरिका ये चाहेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इजराइल, और इजराइल को कई बार अमेरिका प्रॉक्सी की तरह यूज़ करता है कि ठीक है बॉडी गार्ड हो तो मैंने धमकाते रहो, है ना, तगड़ा है, हर तरीके से साथ देता है। और फिर हिस्टोरिक इशू भी है, सबसे पहले जब मतलब पूरे यहूदियों को पूरी दुनिया में मारा जा रहा था तो अमेरिका ने शरण दी थी, और अमेरिका में आप देख लीजिए स्टीवन स्पीलबर्ग से लेकर मतलब जितने भी हैं सब मैक्सिमम जो आपको सक्सेस, एल्बर्ट आइंस्टीन, वो सब यहूदी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इजराइल है, अमेरिका फुल सपोर्ट करता है इजराइल को। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर इजराइल पे हमला हुआ, जो कि होगा, तो अमेरिका 110% साथ देगा। अगर ईरान, अब ईरान के पास दो है, अमेरिका इजराइल साथ में है, ईरान जो है वो हमला करेगा इजराइल पे, हो सकता है वो अमेरिका पे भी हमला कर दे, क्योंकि दुश्मनी तो है ही है। कासिम सुलेमानी का बदला जिस तरीके से लेना था उस तरीके से तो लिया नहीं है। अब ईरान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो फुल ब्लोन अटैक करे या वो धीमा अटैक करे। ईरान इस समय वॉर में, ईरान हारेगा, आप मान के चलिए, ठीक है, बहुत मुश्किल है क्योंकि ईरान भी अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन ईरान के पास हीरो बनने का चांस है। कैसे? यहां इस समय गाजा पट्टी के लिए सारे जो इस्लामिक नेशन है ना, उन्होंने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। कतर में हमास की लीडरशिप बैठती है, हमास ही तो मेन है, उसको खत्म कर दो। कतर प्रेशर बनाए, ऐसी की तैसी कर दे, बट कतर ऐसा कर नहीं रहा है, डिस्पाइट कि इतने लोगों की जान जा रही है। इजराइल तो दोषी है ही है, सबसे ज़्यादा दोषी तो ये देश हैं जो कहते हैं कि हम हितैषी हैं फिलिस्तीन के, बट वो पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग को बंद किया हुआ है, बंद करके रखा है कि बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी, तो हम तो हैं, इनको नहीं आने देंगे, ठीक है। बाकी सब जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं। सऊदी भी चुप है, अमेरिका कहलाए है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ गए कि इजराइल को ही सही ठहरा दिया। तो बात यह है कि यहाँ पे गाजा के लोग अलग पड़े हुए हैं। ईरान अगर हमला करता है तो इधर हिजबुल्लाह और हुतीस भी हमला करेंगे, तो ईरान एक हीरो तो बन जाएगा। लोगों का देखिए, जितने लोग हैं ना, हर कोई यही मन से, जो इस्लामिक नेशन के लोग, या कि भाई मदद करो गाजा की, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो ईरान के पास एक हीरो बनने का चांस है, और अगर ऐसा हुआ तो ये डायरेक्ट थ्रेट होगी सऊदी अरेबिया और टर्की को। तो एक फायदा तो ईरान को ये हो गया, ठीक है, कि पब्लिक सिंपैथी ईरान के खिलाफ, और जो इसका हमेशा से सपना कि वेस्ट एशिया का लीडर हमको बनना है, डिस्पाइट कि अमेरिका अपोज कर रहा है, वो पूरा हो सकता है, वो पूरा हो सकता है। ईरान में एक रेवोल्यूशन आया था, एक और रेवोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। हालांकि ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है, देखा ना क्या हालत हुई थी वहाँ पे, ठीक है। महसाना अमीनी जो मार दिया था, इनकी जो मोरल पुलिसिंग है करते हैं औरतों की, क्या हालत। ईरान कोई बहुत कट्टर देश है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो ईरान छोटे से ही हमला करता है, मान लो अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो डायरेक्ट अटैक करेगा, लेकिन अगर छोटे पे ही हमला करता है, छोटे से ही हमला करेगा, तो भी भाई हमला तो करेगा। और इजराइल इस समय हमला करो ना करो, हम तो मारेंगे गुरु। इजराइल तो इस समय एकदम फुल ऑन मोड पे है कि हम तो मारेंगे। ईरान ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तब भी मार दिया, कॉन्सुलेट उड़ा दिया भाई, कॉन्सुलेट उड़ा दिया। अरे बाकी अड्डे उड़ाओ ना, आतंकी अड्डे उड़ाओ, या चलो न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी, सीधा कॉन्सुलेट उड़ा दिया। आप समझ रहे? तो ईरान पे हमला माना जाएगा ना कि आपने ईरान पे अटैक कर दिया। तो अगर छोटा सा भी हमला किया तो भाई इजराइल फिर बदला लेगा। हो सकता है ईरान हुतीज या हिजबुल्लाह से हमले करवाए, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। देखिए इजराइल कितने देर तक ये वॉर चला सकता है। अगर हर कोई हमला कर देगा तो इजराइल कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबको झेल लेगा, एक ना एक टाइम पे उसका वीक पॉइंट आएगा, उस समय अमेरिका काम आएगा। क्योंकि अमेरिका की आर्मी इस दुनिया की सबसे टफेस्ट आर्मी, ट्राइड एंड टेस्टेड है। रशिया चाइना हम देख ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इंडिया की आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस समय अमेरिका का रोल बहुत अहम होगा। और अगर अमेरिका आएगा तो पूरा नेटो चला आएगा पीछे पीछे,
है ना। और अगर ईरान हमला करेगा तो वेस्ट एशिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें टर्की इन्वॉल्व होगा, इसमें सऊदी इन्वॉल्व होगा, हुतीज इन्वॉल्व होंगे तो यमन भी इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा वो भी हम बात करेंगे। रशिया यूक्रेन इधर अपने में भिड़े हुए हैं, वहां पे और डेंजरस, इसमें भी नेटो इन्वॉल्व हो सकता है, अमेरिका इन्वॉल्व हो सकता है। फ्रांस ने फाइटर जेट्स भेज दिए यूक्रेन में। इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि अगर रशिया यूक्रेन तक आ गया तो पूरे यूरोप खतरे में पड़ जाएगा, जो कि सही बोल रहे हैं वो। तो रशिया, फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि भाई हम तो मदद करेंगे, हम तो अपनी फाइटर जेट्स भेजेंगे, और भेज दिए। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। तो दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, चाहे वो हमास वाला इजराइल वाला इशू हो, चाहे वो रशिया वाला इशू हो, ये इस समय बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे खड़े हुए हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इंडिया का क्या रोल है। देखिए, इंडिया का रोल दोनों में ही कुछ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ईरान से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। ईरान जो है, हम कल्चरल टाइज है हमारे, मेसोपोटामिया से लेकर अभी तक हम ईरान से काफी ट्रेड करते हैं। एक समय पे दूसरा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब ऑयल, अगर तेल की बात करें तो हम ईरान से खूब खरीदते थे। फिर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, कैट्सा लेके आया अमेरिका कि जो हमारे दुश्मन हैं तुम उनसे ट्रेड नहीं करोगे। ईरान को उसमें डाल दिया। भारत का तो ट्रेड था अच्छा खासा भाई, भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है वहां पे, ठीक है ना। भारत रेलवे लाइंस बना रहा था वहां पे, भारत रोड्स बना रहा था, काउंटर करना था पाकिस्तान के ग्वादर को। अब एकाएक बंद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए तो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बेकार, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक बंद करवा दिया। काट से तो डोनाल्ड ट्रंप ही लेके आए थे, ठीक है। अब भारत की दिक्कत, भारत क्या करे, तो भारत को बंद करना पड़ा ट्रेड। इस प्रेशर में आया, रशिया के प्रेशर में भारत नहीं झुका। रशिया से तो भारत ने तेल खरीदा, लेकिन यह प्रेशर में आ गया क्योंकि पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए हुए थे, तो दिक्कत। अब क्या हुआ कि 2023 में जब बहुत ज्यादा ईरान पे सैंक्शंस थे, तो भारत ने अपनी थोड़ी पॉलिसी बदली। भारत ने कहा कि आप डॉलर में मत ट्रेड करो, आप पैसे में, रुपये में ट्रेड कर देना। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है अमेरिका ने दी जब से जो बाइडेन आया, और भारत जो है ईरान से ट्रेड कर रहा है। भारत क्या करेगा, भारत का स्टैंड देखिए, इजराइल के मामले में तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। कल यूएनएससी में रेजोल्यूशन है, भारत एब्सटेन किया, भारत ने वोट नहीं किया। सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन था, अमेरिका ने 26 मार्च को वोट नहीं किया था। क्यों? इजराइल कहता है कि यहां पे होस्टेजेस की कोई बात ही नहीं हो रही है। 250 होस्टेजेस इस समय हमास के पास है। हमास अब पता नहीं कितने जिंदा है, कितने मर गए। अगर आंकड़े की बात करें तो आधे तो छोड़, 50-50 छोड़ दिए थे उन्होंने, 50-60, और रिपोर्ट की बात की 40 मर गए, तो 130 के करीब होस्टेजेस बचे हुए हैं जिनका कुछ भी नामो निशान नहीं। तो इजराइल कहता है कि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक होगा नहीं काम। ये दिक्कत है। इजराइल की अपनी बात है। इजराइल देखिए, जो भी हो, सबका पैसे का इंटरेस्ट है यहां पे। यहां स्विस कैनाल के अल्टरनेटिव में इजराइल एक ट्रेड रूट निकालना चाह रहा है, जो कि नॉर्दर्न गाजा से होकर गुजरेगा, जो कि सीधा काउंटर करेगा जो वेस्ट एशिया की डोमिनेंस है ना। तो अमेरिका को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारे देशों की, बाद में नहीं रहेगी। एक बार नॉर्दर्न गाजा, तो यहां पे अमेरिका और इजराइल के तगड़े इंटरेस्ट हैं, और कहीं ना कहीं इजराइल चाहता ही नहीं ये वॉर रुके। इजराइल नहीं चाहता है, इजराइल चाहता चलती रहे भाई वॉर। बेंजामिन नेतन्याहू ने कितने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू करो भाई, क्योंकि हम तो गाजा को कब्जे आ लेंगे। भाई गाजा का 50% हिस्सा तो उन्होंने कब्जा लिया है, 50% और बचा है, जहां पे लगातार बमबारी चल रही है, वो भी कब्जा लेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। तो एक तो ये इशू, भारत 2 स्टेट सोल्यूशन, भारत इससे दूर है, और भारत बिल्कुल सही है। हमने जब जब फट्टों में हाथ डाला है, हमारी श्रीलंका में हम चले गए, हमने अपनी फोर्सेस भेज दी, राजीव गांधी मार दिया, राजीव गांधी को, है ना। पीस कीपिंग फोर्सेस ने ऐसी की तैसी कर दी थी। लेकिन फिर हमको ये रियलाइज हुआ 1989 के दौरान कि 1987 से लेकर 1991 तक हमारी पीस कीपिंग, फिर हमने बाहर खींच लिया। हमको ये रियलाइज हुआ कि ये दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। लिट्टे को वैल्यू पहले प्रभाकर तो भारत ने ही ट्रेन करके भेजा था, लेकिन फिर दिक्कत है, राजीव गांधी मर गए। तो आप ये समझिए कि भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी मामले में, क्योंकि हमको जरूरत है, और ये सही भी है। हालांकि हमको भारी पड़ेगा अगर हम युद्ध में जाएंगे, तो ये मैंने आपको बताया था। हम अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो दूसरे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाले। अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बट अमेरिका को जरूरत है भारत की। आज अगर भारत चाइना से युद्ध में चला जाए ना, तो आपको क्या लगता है अमेरिका साथ देगा? नहीं देगा, है ना। तो दिक्कत वाली बात है हमारे लिए, लेकिन हमारे फायदे में है ये, हमारे फायदे में है ये, ठीक है। तो भारत बहुत तगड़े से ईरान से अभी ट्रेड नहीं कर रहा है,
लेकिन ईरान डेफिनेटली चाहेगा कि भारत साथ दे। अब भारत साथ देगा तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के खिलाफ इस समय इस्लामिक नेशन तो है ही है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है। तो भारत कभी भी मतलब ये नहीं कि फुल सपोर्ट देगा ईरान को, डिप्लोमेटिकली चलेगा, वो स्टेटमेंट्स देगा, यूनाइटेड नेशंस में जो सही चीज़ होगी उसका सपोर्ट करेगा भारत, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस युद्ध से डेफिनेटली अगर मान लीजिए ईरान इजराइल डायरेक्ट भिड़ गए तो बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? सबसे पहले तो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला ये पूरा रेड सी से होते हुए, ठीक है ना, ये स्विस कैनाल है, मेडिटेरेनियन से होते स्विस कैनाल चले गए, फिर रेड सी से होते हुए आप निकलते हो मेन समुद्र में, ट्रेड होता है। हूतीज अगर डायरेक्टली आ गया वॉर में तो ये ब्लॉक कर देगा और शिप्स पे फिर भयानक और भीषण अटैक्स होने लगेंगे, जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रेड बहुत हैम्पर होगा, ऑयल के प्राइसेस जाएंगे ऊपर तगड़े से और महंगाई बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीजें जिस पे हम इन नेशंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ईरान कूदा तो ये नेशन कूदेंगे ही कूदेंगे युद्ध में, ये बट ऑब्वियस है। तो ये फिर इनडायरेक्टली हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान हमला करेगा। आप देखिए, हो सकता है ना भी करे, 1-2% चांस है वो ना भी करे, बट इस बार घुस के मारा है ना इजराइल ने, तो ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है। बाकी इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।